अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोम को जिसे लिखा था वाल्ट व्हिटमैन ने। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हेन लिल्कास लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ये एक पोम है जिसे लिखा था वाल्ट व्हिटमैन ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है पोइट का। उसके बाद हम पोम्स का जो है वो पोम का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद समरी देखेंगे इस पोम की, फिर एनालिसिस होगा, थीम्स भी डिस्कस किए जाएंगे और एंड पे हम सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस पोम का इंट्रोडक्शन, इस पोम के राइटर का इंट्रोडक्शन यानी पोइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वाल्टर व्हिटमैन एक अमेरिकन पोइट, जर्नलिस्ट, एसिस्ट और एक ह्यूमनिस्ट था। ये 13 मई 1819 में न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुआ और ट्रांसडेंटलिज्म और रियलिज्म जैसी मूवमेंट्स में कोऑपरेट किया। अमेरिका के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट में व्हिटमैन का शुमार होता है और इसे फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। पर्टिकुलरली 1855 में लिखे गए वर्ड्स को कंट्रोवर्शियल करार दिया गया। बेसिक स्टडीज़ के बाद इसने जर्नलिस्ट, टीचर और गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पर कई जॉब्स की। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान व्हिटमैन वाशिंगटन डीसी में मूव हो गया और वहाँ एक हॉस्पिटल में ज़ख्मियों का ख्याल रखता था। इसने अपनी लाइफ में बहुत सी एडमायरेबल नज़में लिखी जो कि बहुत फेमस रहीं। व्हिटमैन इस दौर में इब्राहम लिंकन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और उसकी डेथ के मौका पर व्हिटमैन ने पोम्स लिखी जिनमें फॉलोइंग शामिल हैं। सबसे फेमस और जो मशहूर पोम थी ओ कैप्टन माय कैप्टन। उसके बाद व्हेन लिल्कास लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। उसके बाद इसने क्या दिया कि सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स भी दिए किस पे, उसकी डेथ पे, क्योंकि इसको उसकी मौत का बहुत ज़्यादा दुख था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जहां व्हिटमैन न्यू जर्सी और कैमडन में शिफ्ट हो गया, जहां उसकी सेहत मज़ीद ख़राब हो गई। 72 साल की उम्र में 26 मार्च 1892 यानी 1892 में वो फौत हो गया, वफ़ात पा गया, इस दुनिया से कूच कर गया। और उसके फ्यूनरल पर बहुत ज़्यादा बड़ा मजमा था, एक बहुत ज़्यादा पब्लिक इवेंट भी अरेंज किया गया था। अगर उसके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो उसने पोइट्री के बेसिक्स और फाउंडेशंस को तोड़कर फ्री वर्स यानी प्रोज लाइक वर्क्स लिखे। उसकी पोइट्री में जो है वो अनयूजुअल सिंबल्स और इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हिटमैन ने डेथ और सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली लिखा, ख़ास तौर पर प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी के बारे में। इवन के इसे फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है, जबकि उसने इस टर्म को इन्वेंट भी नहीं किया था। उसने वो स्टाइल जो है वो उसको अडॉप्ट किया था, उसको लिखना शुरू किया था और उसे नहीं पता था कि ये जो स्टाइल है उसको क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन बाद में जाकर उसे फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाने लगा, क्योंकि ये जो स्टाइल था सिर्फ उसने ही जाके इन्वेंट किया था। इसे सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेटिक पोइट का भी नाम दिया जाता है। जो सबसे पहला जो पोइट था जो डेमोक्रेटिक था, उस नाम से भी इसको जाना जाता है। उसका सबसे लॉन्ग टर्म वर्क्स जो है वो लीव्स ऑफ ग्रासिस है, जिसे 1855 में पब्लिश किया गया, जिसे इसने अपनी डेथ तक एक्सपेंड भी किया और इसे रिवाइज भी करता रहा। तो ये उसके ओवरऑल उसकी राइटिंग स्टाइल, उसका थीम्स, उसके जो है वो प्रोफेशन लाइफ के बारे में एक ब्रीफ सी जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। अगर उसके मेजर वर्क्स की बात की जाए जो उसकी लाइफ के अंदर जो हैं वो पब्लिश हुए और बहुत ज़्यादा उनको फेम भी मिला, तो सबसे पहला जो वर्क है वो फ्रैंकलिन इवेंट्स है, जिसे 1842 में पब्लिश किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है द हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसे 1846 में पब्लिश किया गया था। लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक ईगल, जिसे 1852 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा वर्क था, फेमस वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास। उसके 7 एडिशन है, 7 एडिशंस हैं, जो जिसका दौरानिया था पब्लिशिंग का 1855 टू 1891। उसके बाद मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग है, जिसे 1858 में पब्लिश किया गया था। ड्रम टेप्स हैं, 1865 में पब्लिश किया गया था। डेमोक्रेटिक विस्टास 1871 और मेमोरेंडा ड्यूरिंग वॉर 1876। उसके बाद स्पेसिमैन डेज, ये एक वर्क था जिसे 1882 में पब्लिश किया गया था। और द वंडर ड्रेसर, ये इनका फेमस वर्क था जिसे 1898 में पब्लिश किया गया था। तो ये ओवरऑल इनके फेमस वर्क्स थे जो इनके लाइफ के दौरान और उसके बाद में भी पब्लिश किया जाता रहा।
इस पोम के अगर ओवरव्यू की बात करें तो ये पोम व्हेन लिलकास लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड को एक अमेरिकन पोइट वाल्ट विटमैन ने लिखा है और इसे विटमैन की एक पोइट्री कलेक्शन स्क्वेल इन ड्रमटैप से, जिसे 1865 में पब्लिश किया गया था, उसमें से लिया गया है। विटमैन ने ये पोम अमेरिका के एक प्रेसिडेंट की असैसिनेशन यानी कत्ल के मौका पर लिखी। इस प्रेसिडेंट यानी इब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा एडमायरर था और इसके एलजी के मौका पर विटमैन ने ये लॉन्ग पोम लिखी। 14 अप्रैल 1865 में इब्राहम लिंकन जब वाशिंगटन के एक थिएटर फोर्ड थिएटर में एक प्ले देख रहा था। इस प्ले का नाम आवर अमेरिकन कज़न था। इस दौरान एक वेल नाउन स्टेज एक्टर जॉन विग्सबोथ ने इसके सर पर शूट किया और इसी दिन 7:22 AM को इब्राहम मर गया। ये पहला प्रेसिडेंट था जिसे असैसिनेशन के ज़रिए मारा गया। इसके फनरल के मौका पर नेशनल मॉर्निंग यानी नेशनल शोक के तौर पर उसको मार्क किया जाता है इस दिन को। ये एक लॉन्ग पोम है। कौन सी पोम? ये लिलकास वाली, जिसे लिखा था वाल्ट विटमैन ने, जिसे फ्री वर्स में 206 लाइन में लिखा गया, जिसमें पोस्टर एलजी के साथ साथ और भी कई लिटरेरी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। आल्दो इस पोम में विटमैन ने इब्राहम का नाम और मौत का कहीं जिक्र नहीं किया है, इसकी बजाय इसने रूरल और नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल किया है, जिसमें लिलकास को सिंबल के तौर पर प्रेजेंट किया गया। लिलिक एक फूलदार और प्लांट है जो कि ज़्यादातर ईस्टर्न एशिया और साउथर्न यूरोप में कल्टीवेट होता है। इसके अलावा पोइट ने यहाँ पर ड्रॉपिंग स्टार का भी जिक्र किया है और इस पोएम का मेन थीम ये है कि किस तरह एक पोस्टल एलजी से आगे चलकर डेथ को एक्सेप्ट करना और उसके बारे में नॉलेज होना अहम है और इसे कोई शख्स जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इस पोम में अमेरिकन सिविल वार जो 1861 में शुरू हुई थी और से 1865 में उसकी एंड हुई थी, उसके जो है हमें विजुअल ग्लिम्स भी नज़र आते हैं। इस पोएम से विटमैन की मैच्योरिटी को एक्सप्रेस किया गया है। उसके अलावा ये विटमैन की जो ये पोम है दूसरों की तरह बेस्ट पोम नहीं है, मगर इंग्लिश एलिगीज पर मौजूद दूसरे वर्क की निस्बत ये इफ़ेक्ट और क्वालिटी के लिहाज से कदरे बेहतर है। और ये क्विक पोम थी जो कि इब्राहम की मौत के साल के दौरान ही समर में लिखी गई और उसी दौरान ही पब्लिश की गई। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था इस पोम के बारे में कि इसके अंदर जो है वो राइटर ने किन हालात वाक़यात का जिक्र किया है और किन बेसिस के ऊपर ये पोम लिखी गई। ये पोम जो है एज अ सिंबॉलिक पोम है जो रिप्रेजेंट करती है इब्राहम लिंकन की मौत को। उसके ऊपर जो है वो राइटर हमें मोरऑन करता हुआ नज़र आता है थ्रू डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट थिंग्स के ज़रिए जो है वो अपने ग्रीफ को, अपने मोरऑन को, अपने गम को जो है वो एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आता है। इस पोम की अगर समरी की बात की जाए तो आल्दो इस पोम को विटमैन ने प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन की एलिगी के तौर पर लिखा, मगर पूरी पोम में कहीं भी प्रेसिडेंट के नाम को प्रेजेंट नहीं किया गया है। इस पोम का पहला साइकिल जो कि सेक्शन 1 to 4 पर कंप्राइजेज है, इसमें स्प्रिंग के मौसम का क्लियर पर्सपेक्टिव पेश किया गया है। जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है तो लिलिक यानी ये फ्लावर हैं दोबारा से उग जाते हैं और साथ ही वेनस प्लांट अपनी मिकदार यानी सर्कल से निकलकर वेस्टर्न स्काई की तरफ ड्रॉप हो जाता है। इन लाइंस में पोइट अपनी मोहब्बत को खो जाने पर गमज़दा है और मौर्न करता हुआ नज़र आता है। वो इस बात पर भी अफसोस कर रहा है कि पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार उसे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो है वो इस टेयरफुल नाइट में वो क्लाउड्स के साथ कवर हो चुका है और वो ख़ुद को पावरलेस और होपलेस महसूस करता है क्योंकि क्लाउड्स उसके सोल को आज़ाद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ वो ऑब्ज़र्व करता है कि लिलिक फ्लावर्स पूरी तरह से परफ्यूम की खुशबू से इफ़ेक्टेड हो चुके हैं और उसका यकीन है कि लिली का हर एक पत्ता एक मिरेकल है। वो एक हार्ट शेप का छोटा सा हिस्सा यानी ब्रांच को तोड़ता है और ग्रीफ से फिर एक गाना गाता है और ये डेथ का गाना होता है। दूसरा स्टैंडर जो कि सेक्शन 5 to 9 तक मुश्तमिल है, इसमें कॉफ़ी की लाइफ की जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है, यानी किस तरह वो नेचुरल एनवायरनमेंट से निकल कर इंडस्ट्रियल सिटीज़ तक पहुंचती है। इन दिनों एनवायरनमेंट से अमेरिका की लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है और कॉफ़िन अपनी जर्नी में स्प्रिंग सिटीज़, वुड्स, फील्ड्स, वीट और ऑर्चर्ड में से गुजरती है।
पोइट इस सेक्शन में ना सिर्फ लिलिकन बल्कि बाकी तमाम मादियों के लिए जो है वो फ्रेश ब्लॉसम का ट्रिब्यूट पेश करता है। वो इब्राहम लिंकन को भी और उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ्रेश ब्लॉसम का ट्रिब्यूट पेश करता हुआ नज़र आता है इन लाइन्स में। अब पोइट वेस्टर्न स्काई पर चमकते हुए स्टार से एड्रेस करता है। वो इमेजिन करता है कि जैसे जैसे रात गुजर रही है स्टार और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है। यहाँ विटमैन एक बर्ड को मुसलसल गाना गाने के लिए बुलाता है। पोम के तीसरे साइकिल यानी 10 to 13 सेक्शन में पोइट इस बात पर हैरान हो रहा है कि वो किस तरह गा सकता है। वो किस तरह अपने प्यारे मरने वालों के लिए एक ट्रिब्यूट वाला गाना गा सकता है। अपने लव्ड वंस के कब्रों को खुशबू से महकाना चाहता है। इस ग्रे बर्ड यानी ब्राउन बर्ड को जो है वो उसका गाना और सिंगिंग स्टाइल से पोइट को अपनी सोल बहुत हद तक इफ़ेक्ट होती नज़र आती है। उसके बाद सेक्शन 14 to 16 में पोइट ने पहले इस्तेमाल होने वाली तमाम थीम सिंबल्स को इमोर्टैलिटी के साथ रजिस्ट्रेट करने की कोशिश की है, यानी तमाम चीज़ों को इमोर्टैलिटी के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया है। पोइट याद करता है कि एक दिन जब वो पुरअमन तरीके से बैठा हुआ था तो लॉन्ग ब्लैक ट्रायल के साथ एक क्लाउड आता है और हर चीज़ को अपने अंदर कवर कर लेता है और ये उसके लिए जो है वो अनकॉन्शियस सीनरी जो है, ये सीनरी जो थी वो उसके अनकॉन्शियस में थी। तभी अचानक उसे डेथ का पता चलता है। वो मौत का गाना गाने वाले बर्ड के पीछे भागता है जो कि द क्रैल ऑफ डेथ गा रहा होता है। ये डेथ की तारीफ़ कर रहा होता है कि ये लवली जो सूथिंग और डेलिकेट जो हैं वो चीज़ें उसको महसूस होती नज़र आती हैं। डेथ को डार्क मदर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। पोम के जो थर्ड सॉन्ग हैं उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है वो रिलेट किया गया है। जैसे जैसे बर्ड जो है वो गाता है तो पोइट को वो तमाम मनाज़र नज़र आने लगते हैं। इमोर्टैलिटी को लेकर पोइट में एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इस पोम के सबसे अहम थीम पर्सनल लॉस है जिसे जो है वो सिम्बॉलिकली ड्रामेटाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें लाइफ और डेथ की सच्चाइयों को जो है वो बयान किया गया है और पोइट जो है वो उस पर अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आता है। तो इसके साथ जो है ये पोम एंडिंग की तरफ अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है, जिसके अंदर वो हमें एंड पर जो है वो पोइट अपने ग्रीफ को, अपने मोरॉन को एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आता है। एनालिसिस की बात करें इस पोम की, तो इस पोम को पोइट ने एक एलिगे के तौर पर लिखा है, लेकिन अपनी दूसरी पोम की तरह इस पोम में भी कोई नाम या पर्सनैलिटी को प्रेजेंट नहीं किया गया। पहले सेक्शन में पोइट हमें जो है हमसे ब्यूटी ऑफ नेचर, पेन ऑफ डेथ को इंट्रोड्यूस करवाता हुआ नज़र आता है, जिसके लिए वो लिलिक और ड्रॉपिंग स्टार का इस्तेमाल करता है। यहाँ लफ्ज़ जो है वो लास्ट से मुराद सीज़न के आखिरी फ्लावर से है। पोइट इस हिस्से में अपने लव्ड वन की मौत पर मौन करता हुआ नज़र आता है। यहाँ लव्ड वन से मुराद जो है वो इब्राहम लिंकन था। वो यहाँ ये भी कहता है कि ये लॉस आर्जी नहीं है, हर आने वाले स्प्रिंग के साथ इसकी कमी का एहसास बढ़ता जाएगा और ये ट्रिनिटी यानी ट्रायंगल हमेशा याद रहेगा, जिसमें लिलिक, स्टार और बिलव्ड शामिल हैं। दूसरे सेक्शन में पोइट इस ग्रेटर स्टार के फॉल होने के बारे में बात करता है। यहाँ शेड्स ऑफ नाइट, मूडी और टेयरफुल जैसे अल्फाज इस रात से सिंबलाइज किए गए हैं जब लिंकन को शूट किया गया था, और फॉलन स्टार से मुराद यहाँ जो है वो इब्राहम लिंकन ही है। इस सेक्शन की ये लाइन द ब्लैक मार्क दैट हाइड्स द स्टार, ये लाइन जो है वो लिंकन की अनप्लीजेंट और अननेचुरल डेथ को पिक्चराइज कर रही है। सब कुछ जानने के बावजूद भी पोइट खुद को पावरलेस और हेल्पलेस महसूस कर रहा है। इस तरह वो इस ग्रेट लॉस पर अपने गम का इजहार करता हुआ नज़र आता है। थर्ड सेक्शन में दोबारा से पोइट ब्यूटी ऑफ नेचर पर फोकस करता नज़र आता है। ये लिलिक बहुत टाल ग्रोइंग और हार्ट शेप पत्तों के दरमियान बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी है, जो कि पोइट की बहुत पसंदीदा है। पोइट के लिए हर चीज़ एक मिरेकल की तरह लगती है। उसके अलावा ये फूल लाइफ की जो हैं वो फ्रजाइल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये खूबसूरत इमेजरी इंसानी ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी और प्रोफाउंडिटी को प्रेजेंट करती है। सेक्शन में पोम का मूड और सेटिंग तब्दील हो जाती है। यहाँ पोइट खुद को एक स्वैम्प में फील कर रहा है। वो एक हिडन बर्ड का सॉन्ग सुन रहा है। पोइट ये इमेजिन कर रहा है कि वो आइसोलेटेड है। इसमें पोइट्री के ज़रिए लोगों के जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने के बारे में बताया गया है। फिफ्थ
और 6 सेक्शन में लाइफ की विवर्सिटी को डेथ के साथ उम्दा तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जिसे इसने कॉफिन की इमेज से सिंबलाइज किया। कॉफिन की जर्नी को डे और नाइट के साथ कंपेयर किया है। सेक्शन 7 और 8 में पोइट ने एक तरह से क्या किया है, पैरेंथेसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पैरेंथेसाइज राइटिंग क्या है? ये एक टेक्निक है। कौन सी तकनीक है? जिसमें राइटर अपने रीडर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। यहाँ वो तमाम उन लोगों से बात करता है जिन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर में अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी। यहाँ कॉफिन को रोजेज के साथ कवर करके ये बताने की कोशिश की गई है कि डेथ एक अनसर्टन फैक्ट है। फिर पोइट यहाँ पे अपने सॉरोफुल और गमज़दा सोल की बात कर रहा है, जो कि स्टार इब्राहम लिंकन के लॉस की वजह से है, क्योंकि उसे लगता है कि वेस्टर्न स्फीयर में अब्राहम लिंकन अमेरिकन के लोगों के लिए एक गाइडिंग स्टार जितनी अहमियत रखता था। 9th और 10th सेक्शन में पोइट दोबारा से गाना गाते हुए बर्ड को इमेजिन करता है और ख़ुद को एक स्वैम्प यानी दलदल में मौजूद पाता है। यहाँ एक एनाफोरा का वर्ड यूज़ करता है। एनाफोरा क्या है? एक ऐसा लफ्ज़ है जो फ्रेज़ में या लाइन में बार बार आता है, तो वो एनाफोरा का इस्तेमाल करता है। और वो एनाफोरा क्या है? आई हेयर। अपनी पोम के अंदर वो बार बार क्या वर्ड यूज़ कर रहा है? आई हेयर का, तो जो कि स्पीकर और सिंगर के दरमियान एक कनेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ स्पीकर इस सॉन्ग को अच्छे से समझ चुका है, मगर उसका जो लॉस ऑफ स्टार है उसे बार बार पास्ट की याद दिलाता है। इस वजह से वो सॉन्ग को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाता। आगे चलकर पोइट खुद से ये सवाल करता है कि वो किस तरह अपने लव्ड वन के ग्रेव को खुशबू से भर सकता है। फाइनली वो सी विंड्स को ब्लेंड करके एक चैंटिंग परफ्यूम बनाता है, जिससे वो अपने प्यारे यानी इब्राहम लिंकन की कब्र को परफ्यूम्ड करता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 11 और 12 सेक्शन में पोइट दफनाने वाले के घर की दीवारों पर लगी पिक्चर्स के बारे में सोचता है। यहाँ हाउस को एक्चुअल हाउस नहीं कहा गया, बल्कि हाउस से मुराद यहाँ इब्राहम की जो मेमोरीज़ हैं वो एक लिस्ट उसकी बनाता है। पिक्चर जिसे वो यादों वाले घर में हैंग करना चाहता है, इनमें मुख्तलिफ जो है वो नेचुरल सीन्स यानी ग्रोइंग स्प्रिंग, फार्म्स, होम्स और सनडाउन इवनिंग वगैरह शामिल हैं। इस इमेजरी के ज़रिए अमेरिका के मुख्तलिफ लैंडस्केप्स की ब्यूटी को पोर्ट्रे किया गया है। 13 और 14 सेक्शन में दोबारा से शायर जो है वो स्वैम में सिंगिंग बर्ड के पास होता है। वो परिंदे को जो है और अच्छा गाने के लिए इनकरेज करता है। इस तरह 14 सेक्शन में पोइट तमाम सेटिंग्स को एक साथ ब्लेंड करने की कोशिश करता है। सेक्शन के ओपन होते ही दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में एक जो है वो सेंस ऑफ यूनिटी नज़र आती है। वो सिम्बॉलिकली जो है वो सिविल वार की तरफ ध्यान करता है, जहाँ तूफ़ानी हवाएँ और असैसिनेशंस, लिंकन्स के असैसिनेशन जो हैं वो नुमायाँ हैं। फिर इसके साथ ही ज़िंदगी की जो मूवमेंट है यानी आगे बढ़ाने का जिक्र करता है। और 15th और 16th सेक्शन में दोबारा पोइट इस बर्ड की तरफ जाता है, जो कि मुसलसल अपने गाने को मिंगल कर रहा था। पहले वाले सेक्शन की निस्बत इस सेक्शन में यहाँ का मूड ज़्यादा क्लियर और फ्रेश है, जबकि पहले यहाँ वो और सैडनेस को जो है वो उसके शेडोज़ प्रोमिनेंट थे। यहाँ पर स्पीकर जो है वो सिविल वार की इमेज को जो है वो रिप्ले करते हुए बैटल फ्लैग, स्मोक और आर्मीज़ को देखता है, जो कि सिविल वार को पोर्ट्रे कर रही हैं। और कुछ ब्लडी और जो टॉर्न फ्लैग्स भी हैं, जो कि यंग मैन की मौत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस फाइनल और कंक्लूडिंग सेक्शन में पोइट दोबारा से मुख्तलिफ विजन्स को रिविजिट करता हुआ नज़र आता है। एट द एंड हमें पता चलता है कि असल में डेथ आउटलेट सॉन्ग ही विक्टोरियस सॉन्ग है। स्पीकर फिर दोबारा लिरिक में से गुजरता हुआ वापस आता है, जहाँ से पोम की शुरुआत हुई थी। अपनी पोम की कंक्लूडिंग लाइन में पोइट ये मेंशन करना चाह रहा है कि ये एलिगी है उसके टाइम की सबसे स्वीटेस्ट और वाइजेस्ट सोल की एलिगी है। तो इसके साथ ही जो हमारा एनालिसिस है वो अपने एंड को पहुंचता है, जिसमें जो पोइट है वो अब्राहम लिंकन की मौत पर हमें मोरॉन करता हुआ नज़र आता है। जो है वो डिफरेंट प्लांट के थ्रू, डिफरेंट फ्लावर्स के थ्रू जो है वो करता हुआ नज़र आता है। वो अपने गम को जो है वो बार बार रिपीट करता हुआ, फिर वो एक परिंदे की एक जो सॉन्ग है उसको सुनता हुआ नज़र आता है, अपने आप को स्वैम्प के अंदर महसूस करता है। फिर वो डिफरेंट जो है वो सीनरीज़ को भी डिस्कस करता है, और इन सीनरीज़ के ज़रिए वो अमेरिका के लैंडस्केप को भी डिस्कस करता हुआ नज़र आता है। तो ये ओवरऑल इस पोम का एनालिसिस था। थीम्स की बात की जाए, थीम्स ऑफ पोम को अगर देखें तो जो सबसे
पहला थीम हमें इस पोम के अंदर नज़र आता है वो डेथ का है। इस पोम की सबसे प्रोमिनेंट थीम डेथ है। इस पोम में बेसिकली शायर ने अपनी पसंदीदा पॉलिटिशियन अब्राहम लिंकन की मौत का जिक्र करते हुए इसे एक एलिगी के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब्राहम अमेरिका का प्रेसिडेंट था जिसे असैसिनेशन किया गया। आल्दो पोम में उनका डायरेक्टली हमें कोई जिक्र नज़र नहीं आता, मगर उसने इसकी तरह और भी 2 पोम्स अपने लव्ड वन यानी अब्राहम लिंकन की एलिगी के तौर पर लिखी। पोइट इनसे बहुत ही इंस्पायर्ड था और उनके नज़दीक इब्राहिम अमेरिका के लिए एक शाइनिंग स्टार की अहमियत रखता था और उसकी मौत को बार बार पोम में लॉस ऑफ स्टार के नाम की तरह प्रेजेंट किया जाता था। पोइट ने इस चीज़ को भी प्रेजेंट किया है कि डेथ एक सर्टेन फैक्ट है जिसके आने पर ज़िंदगी का अख्ताम हो जाता है। इस तरह डेथ इस पोम का एक मेजर थीम है। इब्राहिम लिंकन की मौत की वजह से पैदा होने वाली सफरिंग और सैडनेस को एक सिंगिंग बर्ड के ज़रिए एक्सप्रेस किया गया है। तो नेक्स्ट थीम हमें इस पोम के अंदर जो नज़र आता है वो सिविल वार का है। आल्दो सिविल वार को डायरेक्टली इस पोम में प्रेजेंट नहीं किया गया है, मगर इमेजरी और सिंबल्स के ज़रिए रीडर्स को सिविल वार और इसके नतीजे में मरने वालों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सिविल वार की वजह से अमेरिकन की अफेक्टेड सोसाइटी का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस वार में डेड सोल्जर्स का पर्टिकुलरली जिक्र किया गया है। इन्हें टॉर्न्स और ब्लडी फ्लैग के साथ सिंबलाइज किया गया है और जब वो इन सोल्जर्स की ग्रीफ और तकलीफ़ के बारे में सोचता है, कौन राइटर की बात करिए, तो जब वो इन सोल्जर्स और उनकी तकलीफ़ और उनकी ग्रीफ के बारे में सोचता है तो इसे अपना गम और तकलीफ़ बहुत ही मामूली लगता है। क्योंकि यानी अपना उसका जो पर्सनल गम था वो क्या था, इनपर्सनल हो जाता है। क्योंकि उनका जो गम था और उनका जो ग्रीफ था, उनका जो मोड़ोन था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये जो है वो इसके अंदर जो है वो अपनी सिविल वार की बात करते हुए जो राइटर है वो नज़र आता है इस थीम के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें नज़र आता है वो सौरो का है, सौरो एंड ग्रीफ। एक और थीम जो कि हमें इस पोम में नज़र आता है वो है गमोंदो और गमगीन माहौल। जैसे पोइट ने एक सिंगिंग बर्ड के ज़रिए एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ ये भी रियलाइज़ करवाया है कि हम अगर गम और तकलीफ़ में हमें गम में हैं और तकलीफ़ में हैं, तो अगर दूसरों की तकलीफ़ देखेंगे तो हमें अपना गम बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है। यानी अपने लव्ड वन यानी इब्राहिम लिंकन की मौत उसके लिए जो है वो पर्सनल ग्रीफ था, मगर जब वो सिविल वार में मरने वाले जवान और डेड बॉडीज़ को देखता है तो उसका ये पर्सनल दुख जो है वो इम्पर्सनल और पब्लिक हो जाता है। इसलिए जो है वो इसे अपना सौरो जो है वो थोड़ा कम लगने लगता है। जबकि अगर पोम की एंडिंग को एनालाइज किया जाए तो हमें पता चलता है कि आखिर में पोइट बहुत ही काम और मुतमिन नजर आता है और उसकी तकलीफ में कुछ कमी आ चुकी है और वो स्वैम्प और सिंगिंग बर्ड की सॉरोफुल इमेजरी से बाहर निकल चुका है और वो इस बात को एक्सेप्ट करने लगा है कि डेथ एक सर्टेन फैक्ट है और इसे कोई भी किसी हाल में भी डिनाई या डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक न एक दिन तो इब्राहिम लिंकन को जाना ही था। तो ये उसकी एल्दो अननेचुरल डेथ थी, बस उसका जो सौरो था, वो जो उसका गम था वो वक्ती उसके लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन आहिस्ता जो है वो उसके अंदर कामनेस आ रही है और वो इसको एक्सेप्ट करने लगा है। डेथ को जो है वो कोई भी डिले या डिनाई नहीं कर सकता। एक और थीमेटिकल कंसेप्ट जो कि हमें इस थीम से रिलेटेबल लगता है वो ये है कि चाहे कितना भी दुख और गम क्यों ना हो, लाइफ साइकिल एक जो है वो परसिस्टेंट एक्ट है और वक्त बिना रुके गुजरता चला जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सीज़न आते जाते रहते हैं और इस लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसको डिफाइन करने के लिए विटमैन ने यहाँ जो है वो बस्लिंग साइट्स, सन, स्टार्स, मील्स वगैरह का इस्तेमाल किया है। हमें जो क्या लाइफ साइकिल की कंटिन्यूटी को रिमाइंड करवाता रहता है कि ज़िंदगी जो है वो एक इम्तिहान है और ज़िंदगी जो है एक मुसलसल चलता हुआ सफ़र है जिसके अंदर कभी भी कुछ भी हो जाए स्टॉप नहीं आता, वो चलती रहती है। एक साइकिल जो है वो मूव ऑन करता रहता है, सीज़न आते जाते रहते हैं। तो हमें जो है अपने आप को उसके मुताबिक जो है वो ढालना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो कभी नहीं रुकती। तो इसी के साथ जो ये थीम है सौरो वाला और उसके ग्रीफ वाला ख़त्म हो जाता है। तो ये इस पोम के अंदर ओवरऑल थीम्स थे जो हमें नज़र आए, जिसके अंदर वो डेथ को डिस्कस करता हुआ नज़र आता है, सौरो को डिस्कस करता हुआ नज़र आता है, सिविल वार को डिस्कस करता हुआ नज़र आता है। अगर सिंबलिज्म की बात की जाए तो वाल्ट विटमैन अपनी पोइट्री, अपनी रिच पोइट्री की वजह से बहुत फेमस था और फेमस है भी। उसकी पोइट्री को अभी भी बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट फिगर समझा जाता है और बहुत से एमए के सिलेबस में कंक्लूड किया जाता है उसकी पोइट्री को।
तो फेमस था वो, और फेमस है क्योंकि वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस को कन्वे करने के लिए मुख्तलिफ सिम्बल्स का इस्तेमाल करता है। और इस पोम में वो यहाँ 3 मेजर जो सिम्बल्स हैं उनका जिक्र करता हुआ नज़र आता है, जिसमें द स्टार, लिलिक और बर्ड वगैरह शामिल हैं। तो उन तीनों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए अपनी पोम के अंदर कुछ जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले द स्टार है। यहाँ यूज़ होने वाला वेस्टर्न स्टार को पोइट ने अब्राहम लिंकन की डेथ के साथ सिंबलाइज किया है, जैसे जो है वो जिसे स्काई पर एक क्लाउड ने कवर कर लिया है, जो कि अब्राहम की मौत की शाम को इंडिकेट कर रहा है, जो कि बाद में डीप डार्कनेस में तब्दील हो जाती है। पोइट ये भी कहता है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका और उसके लोगों के लिए एक शाइनिंग स्टार था, जिसके छुप जाने के बाद यानी उसके मरने के बाद अमेरिका की सोसाइटी में अंधेरा फैल चुका है और कोई इन्हें गाइड करने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो सिंबल हमें नज़र आता है इस पोम के अंदर, द लिलिक का है। ये स्प्रिंग ब्लूम्ड फ्लावर्स हैं जिनकी खुशबू बहुत ही चैंटिंग और खुशनुमा होती है। इस पोम में लिलिक फ्लावर्स को पोइट ने सीजन्स और इंसानी ज़िंदगी के साइकिल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि किस तरह जो है वो नेचर है और साइक्लिक नेचर है वो मुसलसल जारी रहती है, और आने वाला हर स्प्रिंग उसे इब्राहिम लिंकन की मौत की याद दिलाएगा, जो कि उसके लिए नहायत तकलीफदा वक्त होगा। लाइफ तो चलती रहेगी, लाइफ नहीं रुकेगी, लेकिन उसका जो गम है वो भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर स्प्रिंग में, हर मौसम में, हर सीज़न में उसे जो है वो अपने प्यारे की, अपने लव्ड वन की याद आएगी, जो कि उसके पास नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल हमें नज़र आता है वो द बर्ड का है। पोइम के मिड में पोइट खुद को एक स्वैम्प में फील करता है, जहाँ वो जो हर्मिट बर्ड का बहुत ही सॉरफुल सॉन्ग सुनता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो बर्ड पोइट की फीलिंग्स को समझता है और उसके ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए गाता है। दूसरी तरफ हर्मिट बर्ड की थ्रश सिंगिंग को वॉइस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के साथ सिंबलाइज किया जाता है, और ऐसा लगता है कि तमाम वोफुल वर्ड्स जो कि बर्ड बोल रहा है वो पोइट की सोल खुद से गा रही है, क्योंकि इसके गाने के बोल पोइट की इंटरनल फीलिंग को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पोइट की जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो इसकी थॉट्स हैं, वो सारी जो हैं, वो उसको लगता है कि वो जो बर्ड है वो सिंगिंग करके वो जानता है, पोइट जानता है कि जो बर्ड है ना वो उसको समझता है, उसकी पेन को समझता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है। तो पोइट जो है वो फील करता है कि जो बर्ड्स है वो उसकी सोल के साथ कनेक्टेड है, और जो वो गा रहा है वो पोइट के सोल जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, और उसका जो गाना है, उसके जो बोल हैं, पोइट की इंटरनल फीलिंग को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो ये जो था इस पोम के बारे में ओवरऑल हमने डिस्कस किया, इसके सिंबल्स को देखे कि किन सिंबल्स के थ्रू जो है वो राइटर ने अपनी पोम्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करने की एक मिरर ऑफ सोसाइटी बनाकर अपने बिलव्ड वंस के गम को, मोरन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। सिंबल्स को हमने डिस्कस किया, हमने थीम्स को डिस्कस किया, हमने इस पोम का एनालिसिस देखा, इसकी समरी, टाइटल के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके जो है वो बताएं कि आपको इसकी पोइम जो है वाल्ट व्हिटमैन की पोम ने किस तरह इंस्पायर किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।